नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम शो हम तो पूछेंगे। एक ऐसा मंच जब सीधे आपके सुलगते सवालों को हम लेकर जाते हैं उन हुक्मरानों तक जो ये दम्भ भरते हैं कि वो इस देश को चलाना चाहते हैं, इस देश की तकदीर बदलना चाहते हैं। ये लोग, इनसे सवाल पूछे जाने बहुत जरूरी हैं। इनकी पारदर्शिता, इनकी अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए ये मंच वो प्लेटफॉर्म आपको देता है। आप आइए, आपके सवाल, आपकी राय हम तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हम तो पूछेंगे। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन उस पर बात रात 8:30 बजे करेंगे। 5 चरणों में मतदान होना है और 8 तारीख को नतीजा आना है। लेकिन फिलहाल अगले आधे घंटे पर हम बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर। पाक रेंजर्स के डीजी यानी डायरेक्टर जनरल अपने दल बल के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं और जब वो भारत में आने की तैयारी कर रहे थे, जब वो वाघा सीमा पर पहुंच चुके थे, उस वक्त भी कुपवाड़ा में पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार से फायरिंग हो रही थी। और उसके आने से पहले पाक एनएसए सरताज अजीज जुबानी फायरिंग में जुटे थे। सवाल यह है कि आखिर इस बातचीत से क्या मिलेगा? कल ये बातचीत होनी है। इसके साथ साथ रात 8:30 बजे में हमारा दूसरा मुद्दा होगा बिहार के सियासी कर्णधारों से करेंगे हम बड़ी बहस। बिहार के जनरेशन नेक्स्ट, बिहार के यंग लीडर्स क्या सोचते हैं इस चुनावी जंग को लेकर, इस बैटल फॉर बिहार पे उनकी क्या राय है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी हमारे साथ होंगे, शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट हमारे साथ होंगे, सीपी ठाकुर के बेटे विवेक मेरे साथ होंगे लाइव, और ललित नारायण मिश्रा के बेटे ऋषि हमारे साथ होंगे। यानी बराबरी का मुकाबला यंग टर्क्स के बीच। बिहार के नए युवा तुर्क कौन निकलकर जीतेगा, रात 8:30 बजे। लेकिन आगे बढ़े उसके पहले भारत पाक बातचीत पर यह रिपोर्ट देखते हैं और फिर उस पर बड़ी बहस। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1, शांति बैठक से पहले अशांति वार्ता। पाकिस्तान से भारत पहुंच चुके हैं मेहमान। पाकिस्तानी रेंजर्स का 16 सदस्यीय दल दिल्ली पहुंच चुका है। इस दल की अगुवाई पाकिस्तान रेंजर्स के डीजी मेजर जनरल उमर फारूक कर रहे हैं, जबकि दिल्ली में होने वाली मुलाकात में बीएसएफ का नेतृत्व डीजी डीके पाठक करेंगे। भारत पाक के बीच होने वाली इस बैठक में बीएसएफ के 23 सदस्यीय दल में गृह मंत्रालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सर्वे ऑफ इंडिया के अफसर भी रहेंगे मौजूद। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच सीज फायर उल्लंघन, सीमा पर तस्करी, आतंकी घुसपैठ जैसे तमाम मुद्दे जोर शोर से उठाए जाएंगे। 10 सितंबर को शुरू होने वाली यह बैठक 12 सितंबर तक चलेगी। जो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल है, वो सारे जो बातें हमारा कंसर्न है वो कल बातचीत में उनके काउंटर पार्ट पाकिस्तानी रेंजर्स के जो डायरेक्टर जनरल है उसके सामने में रखेंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि वो उसको एड्रेस करेंगे। लेकिन इस बैठक से पहले एक बार फिर कुपवाड़ा में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई। यही नहीं, पाकिस्तान के एनएसए सरताज अजीज की तरफ से भारत के लिए कड़वे बोल भी बोले गए। दाऊद और हाफिज को लेकर सरताज अजीज धमकी देते नजर आए। अजीज ने कहा, अगर दाऊद और हाफिज को पकड़ने के लिए भारत पाकिस्तान में कोई गुप्त ऑपरेशन चलाता है तो करारा जवाब दिया जाएगा। सरताज अजीज ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले दिन से ही मोदी सरकार की नीति पाकिस्तान विरोधी है। यही नहीं, कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी फौज के मुखिया राहिल शरीफ भी भारत को जंग की स्थिति में बुरा परिणाम भुगतने की चेतावनी दे चुके हैं। सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान की तरफ से धमकियों और जंग का हवा खड़ा किए जाने के बीच किसी भी तरह की बैठक या बातचीत का क्या मतलब है। हम तो पूछेंगे, क्या पाकिस्तानी एनएसए सरताज अजीज धमकी देकर शांति बैठक को बिगाड़ना चाहते हैं? तो एक बार फिर ध्यान से सुनिए यह सवाल, क्योंकि इस पर आपको जवाब भेजने, अपनी राय हमको भेजनी है। क्या पाकिस्तान के एनएसए सरताज अजीज धमकी देकर शांति बैठक के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं? अगर आपको लगता है हाँ, तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए और ना के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमें 51818 पर SMS करें। आप अपनी राय हमें #HTP और #सरताज सेवटाज से ट्विटर पर भी जाकर ट्वीट कर अपनी राय और सवाल भेज सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज IBN खबर पर भी आपकी राय आप भेजें।
इस शो के दौरान जो राय हमको मिलेगी उसको हम जरूर इंक्लूड करेंगे और सवालों को भी अपने तमाम मेहमानों तक लेके जाएंगे। अब परिचय कराता हूं कुछ खास मेहमानों का जो इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ेंगे। रूलिंग भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु मित्तल साहब मेरे साथ हैं। कांग्रेस अपोजिशन की जो पार्टी है भारत में, इंडिया में, उसके प्रवक्ता मीम अफजल साहब मेरे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन। साथ में हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं वहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट वजाहत एस खान साहब, और साथ में हमारे साथ हैं पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका भी हम परिचय कराएंगे। सबसे मैं आपको पहले बताऊं, पहले 60 सेकंड ओपनिंग रिमार्क्स के लिए अनइंटरप्टेड, और उसके बाद डिबेट को हम शुरू करेंगे जब आप बीच में एक दूसरे की बातों को अपने तरीके से जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा मीम अफजल साहब से। ये 60 सेकंड आपके शुरू होंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इस माहौल में जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग चल रही है, इस माहौल में जब पाकिस्तान के जिंदा आतंकी हिंदुस्तान में पकड़े जा रहे हैं, इस माहौल में जब सरताज अजीज और राहिल शरीफ साहब के बयान आ रहे हैं, क्या कल की बातचीत से बीएसएफ और रेंजर्स के बीच जो हो रही है कुछ उम्मीद है आपको? मीम अफजल। देखिए, जब बातचीत होती है हमेशा उम्मीद लोग लगाते ज़रूर हैं, लेकिन जो हालात हैं और जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से बराबर धमकियां और मदाखलत भारत के अंदर हो रही है, उसको देखते हुए मैं आपकी इस राय से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि पाकिस्तान के राहिल शरीफ हों या वहां के सरताज अजीज साहब हों या पाकिस्तान की आईएसआई और मिलिट्री, ये सब लोग किसी भी सूरत में बातचीत को तोड़ने के मूड में दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ मैं भारत सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी ऐसी आफत आ रही है जिसकी वजह से आप बातचीत के लिए मजबूर हुए हैं। जिस बातचीत से पहले 9 साल की बच्ची मारी जाए, जिस बातचीत से पहले हमारे नौजवान शहीद किए जाएं, और 56 इंच का छाती लेकर के जो सरकार दावे ठोकती चली आई है, वो फिर जाकर के बैठ जाए, और इससे पहले एनएसए लेवल की टॉक्स जो खत्म की गई। 60 सेकंड पूरे हुए। मीम अफजल साहब, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। वजाहत एस खान, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पाकिस्तान के आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस माहौल में, इस बातचीत से जो रेंजर्स और बीएसएफ के बीच हो रही है, दिल्ली में कल होनी है, क्या आपको कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं? क्या ये जरूरी है? वजाहत एस खान। हाय, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मुझे एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल हैं, क्योंकि मैं साउथ एशिया का हिस्सा हूं। मैं कहीं नहीं जा रहा और आप कहीं नहीं जा रहे, पहली बात। और इसमें जितना हिस्सा अमन में मेरा है, उतना हिस्सा अमन में आपका है। तो मुझे बहुत उम्मीदें हैं। मगर अगर आप राहिल शरीफ साहब का नाम लेंगे और सरताज अजीज का नाम लेंगे और रेंजर्स की फायरिंग का नाम लेंगे, तो मैं मनोहर पारिकर का नाम लूंगा, मैं आपके राठौर साहब का नाम लूंगा, और मैं आपके डोवाल साहब का नाम लूंगा, और मैं आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी हैं, जिन्होंने खुद अपनी 56 इंच की छाती फाड़ के कहा था कि जो किया पाकिस्तान के साथ 71 में अच्छा किया, ढाका में खड़े होकर कहा था, और करेंगे और इनाम दें इस पे। तो रेट्रिक इतना पिछले साल में पॉइजन हो गया है कि ये तो हम जैसे जो आम गरीब साउथ एशिया के लोग हैं, उनके लिए तो ये आम बात हो गई है। अब लीडर्स को ऑब्वियसली होश आ जाना चाहिए, और स्पेशली भारतीय लीडर्स को होश आ जाना चाहिए। और आपके जो साहब वजाहत साहब, 60 सेकंड पूरे हुए, दोबारा आऊंगा आपके पास। मैं सबसे पहले अब आपके बात का जवाब लेना चाहूंगा। सुधांशु जी, मैं आऊंगा लास्ट में आपके पास, क्योंकि आपको तमाम बातों का जवाब देना है, जिम्मेदारी आपके ऊपर। तारिक फतेह साहब, वजाहत एस खान की बातें सुनी, बहुत अच्छी लगी। कुछ बातों पे उन्होंने कहा कि रिटोरिक हो गया है, पॉइजन हो गया है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये कहना कि भारत से बोलेंगे वो, क्या ये जायज है? तारिक फतेह। देखिए, पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान में हुक्मरानी किसकी है? सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो तो बराए नाम है। ये मुल्क आप देखिए, आज से 50 साल पहले एक हारे हुए बेईमानी के इलेक्शन में अयूब खान ने हिंदुस्तान पे हमला किया था। आप पूरी तारीख पाकिस्तान फौज की देखिए तो उसकी जो किसे कहते हैं रेज़ों देतर है, वो ये है कि जब तक हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी चलती रहे, पाकिस्तानी अफवाज के अफसरों का धंधा चलता रहता है। ये सिर्फ जबानी जमा खर्ची करते रहते हैं।
टॉक्स होना कोई बुरी बात नहीं है, मैं समझता हूं कि उससे कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ टाइम वेस्ट करने वाली बात है। मेरी अगर एडवाइस इंडिया ले तो मैं कहूंगा कि ये बातचीत बंद करें, ये अमन की आशा का तमाशा बंद करें। इनको पाकिस्तान के फौज और पाकिस्तान की सिविलियन पॉलिटिकल पार्टीज का। जी अजीज साहब, आपके सॉरी माफ करिएगा तारिक फतेह साहब, आपके 60 सेकंड पूरे हुए। मैं आऊंगा आपके पास। सुधांशु मित्तल हमारे साथ, मैं बता दूं इस वक्त बीएसएफ के पूर्व डीजी ईएम राम मोहन साहब भी जुड़ गए हैं। मैं आऊंगा आपके साथ पास, लेकिन सुधांशु मित्तल आप जवाब दीजिए क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है और ये मेरा सीधा सवाल है, क्या मजबूरी है भारत सरकार की, क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर इतने अधिक तैयार, खुश, उतावले दिखाई दे रहे हैं? मीम अफजल के शब्दों में। मीम अफजल साहब के शब्दों का क्या जवाब देना। भारत की स्थिति बड़ी स्पष्ट है, कश्मीर हमारा है और रहेगा और उसको कोई ले नहीं सकता। पाकिस्तान की स्थिति यह है कि भाई वहां की आर्मी और वहां की आईएसआई उनको हमेशा मजबूर करती विषय। ऐसी स्थिति में समझिए कोई एक ही तरीका है कि भाई बातचीत चलती रहे। हाँ, ये बात भी होती रहेगी, बाकी बातें भी करते रहे। जहां तक अभी कहा गया कि बॉर्डर फायरिंग से हिंदुस्तान के अंदर कुछ मौतें हुई, हाँ बहुत दुखद है और बहुत गुस्सा है मुझे इसका। लेकिन अगर पाकिस्तान के अखबार पढ़ लें तो कितनी कैजुअलिटी के बारे में वो हिंदुस्तान की अंदाज हो जाएगा। मैं इसमें एक चीज कहना चाहता हूं, कश्मीर की रेटोरिक्स चलेगी, लेकिन उससे जो है हमारी आपस की जो है व्यापार हो और चीजें हो, जब तक ये नहीं चलेगा तो शांति तो होगी। जी, मैं समझा आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास। एक आखिरी प्रवक्ता और बच्चे हमारे साथ, एक गेस्ट हैं राम मोहन साहब। मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीएसएफ के डीजी होने के नाते, पूर्व डीजी होने के नाते, मिस्टर ईएम राम मोहन, आपको लगता है कि कल की जो बातचीत है, जो कि ऊफा में तय हुआ था फॉर्मूला, उसके तहत रेंजर्स के चीफ और बीएसएफ के चीफ आपस में बैठ रहे हैं, क्या उम्मीद करनी चाहिए कि इस बैठक के बाद, इस बातचीत के बाद घुसपैठ या क्रॉस बॉर्डर फायरिंग पर का सिलसिला कम होगा? जितना मेरा एक्सपीरियंस है बीएसएफ में, मैं 7 साल रहा हूँ, कश्मीर में भी बैठा हूँ 2.5 साल। उसके बाद मैं अजय ऑपरेशन था तो बॉर्डर पूरा मैंने देख लिया, वेस्टर्न और ईस्टर्न। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम यही है कि इंसर्जेंट्स वहाँ से हमको इंडिया में भेजते हैं, तो जब इन्फिल्ट्रेशन का खबर आता है हम अम्बुश करते हैं और फायरिंग होता है, फायरिंग चलता रहता है और पाकिस्तान से फायरिंग ऐसे ही आते रहते हैं, तो हमको रिटेलिएट करना पड़ता है। अब बातचीत करना अच्छा ही है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि जो इन्फिल्ट्रेशन वहाँ से आ रहा है, सारा तंजीम वहीं पाकिस्तान में बैठे हैं, लश्कर तौबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है, डिफरेंट अलग अलग तंजीम बैठे हैं वहाँ पर। तो इनको अगर बेचते रहेंगे तो हम उसको जवाब देते रहेंगे, हमारे ऊपर वहाँ से फायरिंग करेंगे तो हमको फायरिंग वापस करना पड़ेगा ही। जी मिस्टर राममोहन, थैंक यू। मैं आप डिबेट इज ओपन, आप पांचों के बीच में। वजाद साहब, क्योंकि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं चाहूंगा सुधांशु जी, मैं आता हूं आपके पास। वजाद साहब, आपने सबकी बातें सुनी। अगर पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट इंडिया में आते रहेंगे, यहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटीज चलती रहेंगी, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग चलती रहेगी, तो जवाब दिया जाएगा, जैसा कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने कहा, जैसा कि पूर्व डीजी, पूर्व प्रमुख बीएसएफ ने कहा। वजाद साहब, ये जो प्री कंडीशंस हैं कि ये अगर होता रहेगा तो वो अगर होता रहेगा, देखिए मेन चीज ये है कि इस रेट्रिक को दूर करना है। ये रेट्रिक बड़ी सिंपल है सर, बड़ी सिंपल है। आप 65 की एग्रेशन की बात करते हैं तो हम इधर 71 की एग्रेशन की बात शुरू कर देते हैं। आप मुंबई बोलते हैं तो हम बलूचिस्तान बोलेंगे और हमारा हक बनता है, आपका भी शायद हक बनता है मुंबई बोलने का, ठीक है जी। हम जब शिवसेना कह देते हैं तो आप फिर लश्कर तैयबा पे पहुंच जाते हैं। तो ये तो चेस स्ट्रैटेजी हमारी बनी हुई है और वो इतनी स्ट्रिंजेंट है और इतनी हार्डकोर है कि वो तो मेरा ख्याल है 10-15 साल ब्लेम गेम में चलता रहेगा। अगर वाकई आपकी सरकार जो है वो कहती है हम मिडिल क्लास इंडिया के लिए, जिसकी इकोनॉमी हमने स्ट्रांग करनी है और अपने नेबर्स को साथ लेना है, अगर आप वाकई सीरियस हैं तो मैं एक खबर दे दूं आपको
कि ये जो हुकूमत है और ये जो फौज है और जी। इसका जो आजकल अकीदा और प्लान है, इसका भी कुछ सिमिलर ही है कि बहुत लड़ाई हो गई और आगे हमने चलना है और सॉफ्ट पावर, बॉर्डर्स को सॉफ्ट करके या हार्ड करके ठीक है। इकोनॉमिक सुधांशु जी वांट टू रिस्पॉन्ड टू दिस। सुधांशु मित्तल, वजाद खान साहब की बात का जवाब देना चाहते हैं। ऑन इट्स टर्म्स, नॉट योर टर्म्स, ऑन म्यूचुअल टर्म्स पे बात होगी। बिकॉज देखें, अगर पर आपने म्यूचुअल पाकिस्तान टर्म्स को पे convince कैसे बात करना होगी है, वजाद भाई? तो आपने म्यूचुअल कुछ टर्म्स पे issues को कैसे touch बात करना होगी? है। आप मुझे इस और बात को कश्मीर समझाइए ना। के बारे में जब आप तक कह दें कि सज्जाद कश्मीर जिंदा हमारा मिलता रहेगा, कश्मीर कसाब हमारा जिंदा है। मिलता रहेगा, But let's नवीद talk जिंदा about मिलता it. रहेगा, हाफिज सईद के और तमाम लोगों के फोन कॉल्स ट्रैक होते हैं। या मैं वही तो कह रहा हूँ, रिटोरिक्स आप अच्छी बात कर रहे हैं, पर आप खुद रिटोरिक्स में जा रहे हो अच्छी बात करते हुए। ऐसे में मैं क्या करूं? सुमित मैं जी, खाली नहीं। आपको मेरी एक जी। छोटी सी गुजारिश है कि व्हेन यू से कि भाई कश्मीर हमारा है, ठीक है, मगर इस बात को मुकम्मल भी कर लें। इस बात को मुकम्मल कर लें। इसमें डॉट 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 ये है कि कश्मीर हमारा है, मगर पाकिस्तान का भी कश्मीर पे शायद हक है। तो अब पाकिस्तान से हम कश्मीर पे अरे बात कर कैसे हक है पाकिस्तान का? कहां से हक है पाकिस्तान का? फिर शायद अरे बात आगे पाकिस्तान बढ़े, पर तो वरना हिंदुस्तान बात का हक खत्म हो है। जाएगी उधर ही। 47 के पहले तो आप हमारे साथ थे वजाद भाई, हम सब एक साथ थे। सुमित जी एक सेकेंड। सुधांशु मित्तल जवाब दे रहे हैं। सुमित जी, सुधांशु मित्तल, मैं जरा इजाज साहब से थोड़ा सा निवेदन करूंगा, मेरी बात गौर से सुने। आप कश्मीर की बात करते, चलिए कश्मीर की बात करते हैं। मैं दो तीन चीजें आपसे पूछना चाहता हूं। आप लोग हमेशा यूएन रेजोल्यूशन की बात करते हैं 1947 की। ये रहा यूएन का रेजोल्यूशन मेरे सामने रखा हुआ है, ये रेजोल्यूशन नंबर। सुधांशु मित्तल का लिंक पाकिस्तान जी जी मैं बोल दूं बोलिए हुजूर, मैं बोल दूं, उसके बाद आप बोल रहे हैं, है ना? The government of Pakistan shall undertake to use its best endeavor to secure the withdrawal from the state of Jammu and Kashmir of tribesmen and Pakistani nationals not residing there. ये पहला था जो नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो इसलिए ये रेजोल्यूशन जो है उसके बाद आ जाता है जो शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट हुआ जुलाई 2 को 72 में। अच्छा देखिए अब क्या लिखते हैं वो कहते हैं द म्यूचुअल कमिटमेंट टू पीस एंड रेजोल्यूशन ऑफ ऑल इश्यूज थ्रू डायरेक्ट बायलैटरल अप्रोच। एक और चीज सुनिए, वो फिर एलओसी की बात करते हैं। एलओसी में क्या कहते हैं? टू अपहोल्ड द इनवॉयलेबिलिटी, एक सेकंड, टू अपहोल्ड द इनवॉयलेबिलिटी ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आप खुद कंसीड कर चुके हैं द इनवॉयलेबिलिटी ऑफ एलओसी। अच्छा अब आप कश्मीर में कहते हैं बात करें, हम बात करें। अच्छा चलिए बात में क्या करेंगे? आप क्या कहेंगे? आप कश्मीर ले सकते हैं क्या? हमारा नहीं ले सकते। एलओसी को आप खुद मान रहे हैं, खुद कहते हैं इनवॉयलेबिलिटी। अब देखिए, आप कहते हैं कि शांति होनी चाहिए, हम भी कहते हैं शांति होनी चाहिए। शांति कैसे होगी? जो चीज आप ले ही नहीं सकते और जिसका कोई और तरीका ही नहीं है, जो आपकी है ही नहीं, आप कैसे ले सकते हैं? जवाब दे सकता हूं या ये रहेगा? नहीं बोलिए वजाद साहब बोलिए। बस आखिरी सुधांशु जी सुन लीजिए। सुधांशु जी और लोगों के पास जाना मुझे। सुधांशु जी एक मिनट, वजाद उसके बाद तारिक फतेह साहब। एक्सीलेंट पॉइंट्स। आई विश कि मेरे सामने भी डॉक्यूमेंट्स हो, मगर अप्रोच बड़ी अच्छी है कि अगर डॉक्यूमेंट्स पे ही बहस हो तो उस बहस की जो रियल लाइफ ट्रांसलेशन है वो ये है, जब आपके पास कोई ये यूएन रेजोल्यूशन लेके जाता है तो आप खुद इसे रद्द करते हैं। पहली तो आपने पढ़ दी, मगर बाकी जो आपने रेफरेंडम करवाना था, बाकी जो आपने उधर बिल्कुल वजाद साहब वो कहा उन्होंने कहा ये बात। आप कहते हैं फिर आप शिमला पे आ जाते हैं। मेरी बात खत्म करने दें भाई। फिर आप शिमला पे आ जाते हैं। जब दुनिया आपके पास आके कहती है, जब दुनिया कहती है कि भाई यूएन से करो, आप कहते हैं भाई हमने तो शिमला साइन कर लिया, बायलैटरली बात होगी। फिर दुनिया दूर हट जाती है, फिर पाकिस्तान सामने आता है। जब पाकिस्तान कहता है कि भाई बायलैटरली अब शिमला पे भी दो हाथ हो जाएं, तारिक फतेह कुछ बोलना चाह रहे हैं। शिमला पे तो बात नहीं हो सकती क्योंकि कश्मीर हमारा है, क्योंकि हमने 2008-9 में जब में भी हमने पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन पास करके ये तो हमारा हो गया, और 10-15 हम इधर इलेक्शन करवा चुके हैं, तो उस पर तो बात ही नहीं होनी। तो योर अप्रोच इज ब्रिलियंट। आई मस्ट कंग्रेचुलेट इंडियन डिप्लोमेट। वजाद साहब तारिक फतेह वांट टू रिस्पॉन्ड टू दिस। सुधांशु जी एक मिनट। वजाद साहब की बात का तारिक फतेह जवाब देना चाह रहे। तारिक फतेह देखिए, ये रेजोल्यूशन जो है यूनाइटेड नेशंस का, मैं आपको यकीन से बताऊं कि ना किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने पढ़ा है, ना किसी डिप्लोमेट, ना किसी एम्बेसडर को पता है। पाकिस्तान हैज बिकम अ fiefdom ऑफ द पाकिस्तान मिलिट्री। ये वजाहत साहब बात कर रहे हैं
ये खुद पाकिस्तान फौज के हेलीकॉप्टरों में जाके, जहां पे पाकिस्तान आर्मी बलोचिस्तान के अंदर 50,000 लोगों को मार चुकी है, खुद जाते हो फौज के साथ। ये जो रेंजर्स की जो बात आप कर रहे हैं, 20,000 रेंजर्स तो कराची शहर में लोगों को मार रहे हैं। ये कहाँ की बात है? ये अपना जो क्राइम है इनका, पाकिस्तान मिलिट्री का, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान में हुआ, अब बलोचिस्तान में हो रहा है, बल्तिस्तान में हो रहा है, सिंध में हो रहा है, कराची में, उसको कवर करने के लिए ये पाकिस्तान मिलिट्री के पेड जर्नलिस्ट जो हैं, ये आके प्यार से बात करते हैं। बेवकूफी हिंदुस्तानी सहाफियों की और डिप्लोमेट्स की है कि वो ये नॉनसेंस बर्दाश्त करते हैं। आपको बताइए कि वो रेजोल्यूशन इतना क्लियर है कि एवरी पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सनल, सिविलियन एंड ट्राइब्समैन हैज टू वकेट। ओनली व्हेन द पाकिस्तानीज वकेट will India be allowed to maintain a regimental military presence to conduct the referendum. Right. The referendum was not to be conducted by Pakistan. जब आपने फौज ही नहीं निकाली कश्मीर से, उठा के कश्मीर बेच दिया चीन को, and then you're talking about the Kashmir issue. And one last thing, इस पूरे पाकिस्तान के खित्ते में कोई एक शख्स नहीं है जो कश्मीरी जबान बोलता हो। ये कहां की कश्मीर की बात करते हैं? मीम अफजल, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो बात तारिक फतेह ने कही है कि सुधांशु मित्तल जी ने रेजोल्यूशन पढ़कर सुनाया और तारिक फतेह साहब ने पूरी बात खोल करके रख दी। हमारे दोस्त वजाहत साहब फरमा रहे हैं कि हमने टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा नहीं किया, इसलिए हमने भी पूरा नहीं किया। रेजोल्यूशन की रूह ये है कि आप पहले वहां से फौज को निकालें, आप पहले वहां से अपने सिविलियंस को निकालें और उसके बाद हमसे डिमांड करें कि भाई हम रेफरेंडम कराएं। आपने ये सब नहीं कराया तो कश्मीर को ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता था। हमने वहां एक डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू किया। हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो जिनको आवाम ने 70 से 80% तक वोट डाल करके चुना है, आप उनसे बात नहीं करते। आप यहां पर हुर्रियत से बात करने की कोशिश करते हैं और कहना चाहिए ना, चिढ़ाने का काम कर रहे हैं आप लोग। और इतना ही नहीं, 70, आप सही कह रहे थे कि हिस्ट्री में आप जाओगे तो हिस्ट्री में जाने से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। कभी हम 75 याद दिलाएंगे, कभी 65 याद दिलाएंगे। हमारा कहना है कि आज जो बातचीत हो रही है, क्या तारिक फतेह साहब आपको ये एहसास है कि इस बातचीत में कुछ निकलेगा? हम यहाँ पर अपनी सरकार को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मीम अफजल साहब, मैं तो एक चीज और बोलूंगा, इतना ही नहीं, जो बात आपने की बिल्कुल ठीक है, इतना ही नहीं, इसके अलावा पाकिस्तान के एनएसए हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम का बचाव करते दिखते हैं कि अगर ऐसा किया हिंदुस्तान ने सोचा तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। राम मोहन साहब, एक मिनट में आता हूं आपका। सारी बातें करते हैं राम मोहन साहब, मुंहतोड़ जवाब देना, राम मोहन साहब, एज एन एक्स तरीका है बातचीत करने का। एक फौजी होने के नाते राम मोहन साहब, मैं आपसे पूछता हूं कि पाकिस्तान के साथ निपटने का रास्ता क्या है? इस समस्या का कोई समाधान है, कोई सॉल्यूशन है? मिस्टर राम मोहन। मेरे ख्याल से बातचीत करना अच्छा है जी। कम से कम सामने सामने टेबल के ऑपोजिट बैठ के बात करना कोई भी प्रॉब्लम में अच्छा चीज़ है। लेकिन हमारी तरफ से प्रॉब्लम यही है कि पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन हमारे पास भेजते हैं, हम तो उधर कोई इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं कर रहे हैं। और जब फायरिंग होते हैं, हमारे सिविलियन जो बीओपी के बॉर्डर के लाइन के पीछे रहते हैं, फायरिंग उस पर करते हैं। बेकार अनारी सिविलियन के ऊपर फायर करने का मतलब क्या है? बिल्कुल, तो हम भी वापस फायर कर लेते हैं और वहां पाकिस्तानी सिविलियन मारे जाते हैं। और ये कितना दिन चलता रहेगा? पाकिस्तान फौज अपने सिविलियन तो को मारती असल क्या हो रहा है बॉर्डर में? बॉर्डर में क्या हो रहा है? बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स फायरिंग एक्सचेंज करते रहते हैं। कम से कम साल में एक दफे आके बैठ के टेबल में वर्ड्स एक्सचेंज करना अच्छा ही है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। सुधांशु मित्तल, लास्ट कमेंट आपका, मुझे वाइंड अप करना है। जी सुधांशु जी। सुमित जी, बात हो रही है एलओसी पे शांति बहाली की, कोई कश्मीर पे नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रही, सिर्फ सीमित बात हो। बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर की जो बात है बहुत सीमित बात है कि एलओसी, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई तुमने तो एलओसी साइन कर रखी है, इनवॉयलेबिलिटी ऑफ एलओसी तुम मानते हो, फिर कहां कश्मीर की बात कर रहे हो भाई? तो हमारे एजेंडे पे बात हो रही है, इसलिए बात तो हमें करनी चाहिए जब हमारे एजेंडा पे हो रही है, हम क्यों ना करें?
इनमें दिक्कत क्यों आ रही है? सुमित जी, मैं देखिए एक बात और सरताज कहना साहब चाहता हूं। क्यों घबरा रहे हैं? एक सेकंड, जी। सरताज साहब इसलिए घबराते हैं क्योंकि उफा में जो सारा एजेंडा था वो था जो हिंदुस्तान का था। टेररिज्म पे बात, हमारी मुंबई का अटैक था जो आज तक डिनाई करते आए थे, उस पे बात। हमने कहा बायलैटरल इशू जी, जी, जी। कश्मीर का नाम ही नहीं लिया था। जी। तो ये इस समय बैकफुट पे, हम क्यों अपना छोड़ेंगे? हमारे आप एलओसी हम मानते हैं, एलओसी के बारे में बात करें, हम क्यों तो छोड़ेंगे? कल ये जो कहते बातचीत कश्मीर होगी की- तमाम मुद्दे हमने उठाए कश्मीर जाएंगे, मांगी नहीं। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग वाले सिर्फ जो LOC जो के- प्रॉब्लम हो रहा हाँ, हाँ। है, एलओसी पे जो कुछ हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान को आईना दिखाया जाएगा? एलओसी पे बिल्कुल दिखाया जाएगा। एलओसी की शांतिवादी, ये हमारी विक्ट्री है कि हम कश्मीर पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जी। सिर्फ एलओसी की। और देखिए एलओसी के वायलेशन का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। मीम अफजल कुछ बोलना चाहते हैं, लास्ट 10 सेकंड्स। मीम अफजल लास्ट कमेंट आपका, 10 सेकंड्स, आपने कुछ कहा था। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अभी पाकिस्तान ने एक गलती की। जो एनएसए लेवल की टाक थी वो टेररिज्म पर थी। जी हाँ। सुषमा जी ने बिल्कुल साफ तरीके पर कहा था कि कश्मीर पर बात करने का ये फोरम नहीं है। बिल्कुल। पाकिस्तान ने उस वक्त रियलाइज नहीं किया, बातचीत तोड़ी, और बाद में पाकिस्तान ने कहा कि हम कश्मीर पर बात नहीं करना चाहते थे। एग्जैक्टली इसी तरह से इस वक्त एलओसी के लिए बात हो रही है। दोनों के दरमियान जो फायरिंग हो रही है, अगर ये परसों बातचीत के बाद रुक गई तो मैं समझूंगा बातचीत का कोई फायदा हुआ है, वरना चलिए। मुझे ये लगेगा कि फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, हम अपनी पोजीशन को कमजोर चलिए करने का कल काम कर देखते रहे हैं क्या निकल कर आता है। शुक्रिया पांचों मेहमानों का इस हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर कल जो बातचीत होनी है बीएसएफ के बीच और पाक रेंजर्स के बीच, पाक रेंजर्स के चीफ दिल्ली पहुंच चुके हैं, कल सुबह बातचीत होनी है। उम्मीद करनी चाहिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हालांकि पाकिस्तान के मामले में उम्मीद करने पर भी वाकई में 4 बार सोचना पड़ता है कि पाकिस्तान पर से कोई उम्मीद लगाई जाए या ना लगाई जाए। लेकिन एक बहुत अच्छा मौका है भारत के पास पाकिस्तान को सच का सामना करवाने का। हमारा आज का सवाल भी यही था कि क्या सरताज अजीज धमकी देकर शांति बैठक को बिगाड़ना चाहते हैं? हजारों की संख्या में जवाब मिले हैं। 94% 94% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, केवल 6% लोगों ने ना में जवाब दिया है। साफ हो जाता है कि किसी को नहीं लगता कि सरताज अजीज चाहते हैं कि शांति वार्ता किसी भी कीमत पर आगे बढ़े।